अपराध चाहे कोई भी करे, अपराध अपराध ही होता है। और अगर ये अपराध कोई सियासतदार करता है, कोई राजनेता करता है, तो तब भी अपराध अपराध ही रहता है। और ऐसा अपराध करने वाले जो पदस्थ राजनेता हैं, यानी कि जो पदों पर जमे हुए हैं, जो कि मुख्यमंत्री हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री भी हों, और अगर वो भी ऐसे अपराध में लिप्त होंगे और उन्हें अगर 30 दिनों तक जेल में रहना होगा, तो अगर वो जेल में रहे तो उन्हें भी अपना पद छोड़ना होगा। ये कह रहा है वो कानून जिसे लेकर इस वक्त पूरे संसद में और यहाँ तक कि पूरी राजनीतिक दलों में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ परवेज सागर। आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चिराग, संसद में बवाल है, सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान चल रहा है। 3 नए कानून बनाने की बात है। संसद में बिल लाया गया था कि जो राजनेता, जो पदस्थ नेता, जो संवैधानिक पदों पर हैं, जो मुख्यमंत्री जैसे या मंत्रियों जैसे पद पर हैं, या देश के प्रधानमंत्री पद पर भी अगर कोई नेता होगा, और अगर उस नेता पर कोई अपराध का आरोप लगता है और वो 30 दिनों के लिए जेल जाता है, तो अगर उसके 30 दिन हो जाते हैं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। बहुत संगीन तरह का मामला है, बहुत संवेदनशील कानून है। देश की सियासत में इस कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। क्या कहते हैं आप, किस तरह का कानून है? पहले तो दर्शकों को कानून के बारे में बताइए कि आखिर सरकार क्या नया कानून बना रही है। देखिए, कल 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, जिसमें जो बिल हैं वो ये कहते हैं कि 30 दिन तक अगर किसी को आप अरेस्ट करेंगे, वो चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, और वो अगर 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो पहले तो ऐसा होता था, शुरुआत में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जाता था, लेकिन ये व्यवस्था इसलिए लाई गई क्योंकि केजरीवाल साहब ने 6 महीने तक वो सरकार चलाते रहे जेल के अंदर से, और एक ग्रे एरिया था कानून में जिसमें था कि उनको हटा नहीं सकते आप। इसीलिए कानून लाया जा रहा है कि जो भी 30 दिन से ज़्यादा तक जेल में रहेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको हटाया जाएगा। इसका बहुत विरोध हो रहा है इस कानून का। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की बाइट सुन रहा था, उनका कहना था कि कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें डर इस बात का है कि दुरुपयोग होगा। बिल्कुल। और इस उनका कानून कहना के था बारे कि में ईडी, केजरीवाल भी बोल सीबीआई चुके ने हैं। कितना दुरुपयोग किया कानूनों का। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट की एक रिमार्क पढ़ रहा था, अभी हाल ही में एक डिसीजन आया जिसमें ईडी के ऊपर बड़ा कटाक्ष किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिस तरह से लो कन्विक्शन रेट है और जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस, आप सोचिए 1% कन्विक्शन रेट है, बहुत कम। तो आप मुकदमे दर्ज कर रहे हो तो क्यों प्रूव नहीं कर पा रहे अदालतों में? क्या मुकदमे गलत दर्ज हो रहे हैं? यही कंसर्न पॉलिटिशियंस ने रेज किया। उनका कहना था कि ये तो वो व्यवस्था हो गई कि केंद्र सरकार अब किसी भी सरकार को, चाहे राज्य सरकार को, अगर वो बीजेपी की नहीं है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी बीजेपी की शासन है, एनडीए का शासन है, तो वो तुरंत उसको गिरा सकती है अगर उसके किसी भी सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, 30 दिन उसको जेल में डाले और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से कहा जाए कि मैं कल राहुल गांधी की भी बाइट सुन रहा था, उनका भी कहना है कि ये तो बिल्कुल ही तुगलकी फरमान टाइप है कि ये कैसा फरमान है। हालांकि देखिए, गृह मंत्री ने बहुत क्लियर किया, उनका साफ साफ कहना है कि जनता भी ये चाहती है कि आप क्यों, पहले तो मोरालिटी नहीं रही भाई, आप पहले तो ये होता था कि इस्तीफा दे देते, तो उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने भी दिया था इस्तीफा और हर कोई दे देता था, लेकिन इन्होंने एक ऐसी परिपाटी शुरू की जिसमें इन्होंने इस्तीफा देना नहीं शुरू किया। तो नेचुरली अब क्या करें, अब इसी वजह से कानून इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और मैं ओवैसी साहब का भी सुन रहा था, उनका कहना था कि ये तो एक तरह से उन्होंने संविधान विरोधी बताया इसको, तमाम बातें कही, लेकिन एक टोटालिटी में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कानून तो अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें पीएम तक को आपने शामिल किया। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, प्रैक्टिकल अप्रोच ये भी है कि दुरुपयोग के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में विपक्ष यही कह रहा है, विपक्ष का लगातार यही हो सकता है दुरुपयोग, क्योंकि हमने देखा है अक्सर, ऐसा पास्ट में देखा गया, ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा कोई हवा में हम बात कर रहे हैं। ये कन्विक्शन रेट अपने आप में ये प्रूव कर रहा है। कन्विक्शन रेट
अगर किसी भी केस में कम होता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह होती है, तो विटनेस हॉस्टाइल होते हैं या एविडेंस अप्रिशिएट नहीं किए जाते कोर्ट में, और अगर एविडेंस अप्रिशिएट नहीं किए जा रहे तो फिर एजेंसीज किस तरह के एविडेंस बटोर रही है, या फैब्रिकेटेड एविडेंस अगर लेकर आया जाए तो इस तरह की बातें होती है। एक्विटल के रीजंस बहुत होते हैं, एक्विटल की सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि अगर सबूत वीक है तो ही एक्विटल होता है, अगर सबूत ठीक है तो फिर एक्विटल का कोई मतलब ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं परवेज इसमें कि जजेस को क्यों इसमें शामिल नहीं किया गया, प्रधानमंत्री और सीएम को तो आप शामिल कर रहे हो। मैं तो कई जगह सोशल मीडिया पर ये भी पढ़ रहा था, ये बिल जो है वो आम आदमी पार्टी, हम पता है दिल्ली में जब एलजीज को पावर ज़्यादा दे दी गई थी, सीएम को ज़्यादा पावर दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो केंद्र सरकार एक बिल लाई थी, दिल्ली अमेंडमेंट बिल जिसको कहा गया, और वो लेकर आई और उसके बाद फिर दोबारा एलजी की पावर ज़्यादा की गई, क्योंकि बीजेपी या एनडीए समझती थी कि जो केजरीवाल सरकार है वो मिसयूज कर रही है, वो इस तरह की बातें करके मिसयूज कर रही है लॉ का, इसीलिए वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था आम आदमी पार्टी के जो पॉइंट था कि सीएम स्टेट में बड़ा होता है, लेकिन ये यूटी है दिल्ली, खासकर अगर दिल्ली की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी है, तो ऐसे में इसी वजह से वो लोग एक नया कानून लेकर आए। अब दूसरी बार फिर केजरीवाल ही रीजन बना है इस पूरे कानून लाने के, तो आम आदमी पार्टी का तो सीधा सीधा कहना है कि ये तो अटैक किया जा रहा है केजरीवाल पर, और कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो चंद्रबाबू नायडू को अंदर करने की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि वो भी स्टेट के सीएम है और वो सेंटर पर उनका बिल्कुल सोशल मीडिया पे यही ट्रेंड कर रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, खासकर वो लोग निशाने पर होंगे, और ऐसा ही केजरीवाल पहले कह चुके हैं बहुत पहले, और ऐसा ही अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं, और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकारें हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, उन पर संकट होगा और खुलेआम इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कई कानूनविद, मैं आपको बताऊं, कई कानूनविद की शुरुआत में मैं बहुत सारी चीज इस पर डिस्कशन हुआ है, बहुत वास्ट लेवल पर डिस्कशन हुआ है। हमारे यहाँ प्रोविजन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अगर आप बात करें तो पहले जांच नहीं होती, पहले अरेस्टिंग होती है, फिर जांच होती है। अगर यहाँ ईमानदारी से पहले जांच हो, गंभीर जांच हो और उसके बाद गिरफ्तारी हो, तो शायद ये सवाल नहीं उठेंगे, आप पहले अरेस्ट कर लेंगे, नहीं होगा, आप पहले अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट इसलिए करते हैं, अब अरेस्ट करने के पीछे भी लॉजिक देते हैं कि भाई वो एक इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो बाहर रहेगा और वो सबूतों को प्रभावित करेगा वो जांच को, तो ऐसे में पहले उसको अरेस्ट कर लो, उसको अपनी कस्टडी में कर लो और उसके बाद जांच करो, और उसके बाद वो बेल तो बाद में हो जाएगी, जब जांच हम कर लेंगे तो बेल के लिए एंटाइटल हो जाएगा वो। लेकिन ये बात भी सच है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है इस मुद्दे पर कि ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, और जांच ईमानदारी से होने के बाद जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कानून में। पहले कई केसेस में हम देखते हैं अगर इन्फ्लुएंशियल है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती सेम केस में, और सेम केस में अगर गरीब है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है 1 मिनट में। बिल्कुल ऐसा कई मामलों में देखने को मिलता है कि कई मामलों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े केसेस में बेल हो जाती है। अभी हमने हाल ही में देखा एक्टर दर्शन को बेल मिल गई, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया कोर्ट ने, कि एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल आदमी को बेल दे दी। हमने देखा पहलवान सुशील की बेल कैंसिल करी अभी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी मर्डर केस में। हाँ, बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सवाल उठते रहे हैं, और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। और मैं तो कई पुलिस वाले हमारी वीडियोस देखते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं, भली बात ही मानते हैं कि मिसयूज होता है, अधिकारी जिसके हाथ में पावर आती है वो उसको मिसयूज करता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है पहले इन्वेस्टिगेशन फेयरली कराइए, उसमें आप फेयरली आ जाएगी तो जो सबूत आएंगे उसके बेसिस पर करिए। हाँ, ऐसे में अब उसको एक ये होता है कि भाई उसको एक्यूज्ड को बिना अरेस्ट किए कैसे संभव है, तो फिर आप उसको या तो कोई ऐसी व्यवस्था एक मिडवे लाइए कि वो अरेस्ट भी ना हो और आपकी जांच भी प्रभावित ना हो। बिल्कुल। इसके अलावा इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में जब आदमी अरेस्ट होगा या वो 30 दिन तक अगर अंदर रहेगा तो बाउंड हो जाएगा पद छोड़ने के लिए। तो इससे विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि पार्टी क्रम्बल हो सकती है, आप मेन लीडर्स को अगर अरेस्ट कर लेंगे तो पार्टी क्रम्बल हो जाएगी, आप झूठे मुकदमे लगा के, ऐसा उनका कहना है। हालांकि सही मुकदमे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कम है, और विपक्ष जो है वो सवाल सिर्फ इसी पे उठा रहा है कि एक ऐसा हथियार मिल जाएगा सत्ता पक्ष को जिसका दुरुपयोग करके सरकारों को प्रभावित किया सकता है, और जो गैर भाजपाई सरकारें खासकर, जैसा कि विपक्ष बोल रहा है,
वो निशाने पे होंगी, इस तरह की दावेदारी है। तो कुल मिला के चिराग, अब विरोध जो है वो किस स्तर पर हो रहा है और अभी क्या रणनीति विपक्ष बना रहा है, क्या खबरें इस तरह की हैं हमारे पास? देखिए, मैं कई जगह ये भी पढ़ रहा था कि लोग कह रहे थे जजेस को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। देखिए, सवाल ये उठता है, जजेस के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, जुडिक्शन का बिल्कुल एक है, उनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। आप देखिए जस्टिस वर्मा के केस में क्या हो रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है की तैयारी कर रहे हैं। ना, महाभियोग लाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने आरोप नहीं माने, महाभियोग लाएंगे, हस्ताक्षर होंगे, प्रस्ताव पास होगा, अभी जांच कमेटी बैठी हुई है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी और उनको हटा दिया जाएगा और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जो रहे हमारे जगदीप धनखड़, उन्होंने किस तरह से विरोध किया इस बात का। उन्होंने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए थी इस केस पे। तो अगर कोई आम आदमी होता, उसके यहाँ से इतना कैश मिला होता तो एफआईआर होती, इनकम टैक्स जांच करनी शुरू कर देती, तुरंत एफआईआर होती है, उसमें इनकम टैक्स, ईडी और तमाम एजेंसीज भी शामिल, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, आप एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आप जुडिशियल ऑफिसर है, तो इसलिए तो लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ ये लॉ नेताओं के लिए क्यों? करप्शन तो हर जगह है, करप्शन तो जुडिशरी में भी है, करप्शन तो पुलिस में भी है, करप्शन तो ब्यूरोक्रेसी में भी है, पॉलिटिशियंस में भी है, सब जगह है, तो हर जगह का होना चाहिए। तो ये काफी चीजें, मुझे लगता है कि कानून बने हुए कई चीजों के लिए, एक अलग तरीके से बने हुए कानून। ये बात सच है कि अब ये जो प्रोविजन आया है, इसका घनघोर विरोध हो रहा है, कांग्रेस वगैरह तो सभी कर रहे हैं, लेकिन और ये ईडी का डाटा भी बोल रहा है कि भाई आप कन्विक्शन 1% कन्विक्शन आप, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी इस पर क्या आगे डिसीजन होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। क्या सरकार रोल बैक तो करने नहीं वाली इस तरह के कानून, वो पहले भी कई सारे कानून उन्होंने पास करवाए हैं और उनकी स्ट्रेंथ है, वो करा सकती है। तो बस यही होना चाहिए कि दुरुपयोग ना हो इस तरह के कानून का। बिल्कुल, लेकिन हल्ला बहुत मचा हुआ है इस बात को लेकर। तो कुल मिलाकर के इस नए बिल को लेकर के, यानी कि जो कानून बनने जा रहा है, उसको लेकर के सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, विरोध जारी है। सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता लाने के लिए, राजनीति को साफ बनाने के लिए इस तरह का एक कानून लाने की ज़रूरत है। उधर विपक्ष का कहना है कि सरकार इस कानून की आड़ में दुरुपयोग करेगी अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का, और जो गैर सत्ता दल की जो सरकारें जिन राज्यों में हैं, उनको प्रभावित करने का काम किया जा सकता है। इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा जाते जाते कि मैं मनीष सिसोदिया के एक बाइट सुन रहा था, उनका एक एंड में एक बड़ा अच्छा पॉइंट था। उनका कहना था, हाँ, उनका कहना था कि अगर इन केस मान लीजिए आपने उसको अंदर कर दिया और बाद में जाकर केस एक्विटल पर चला गया, वो बरी हो गया, फिर तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे आप? बहुत गंभीर सवाल है भाई। शुरुआत में तो आपने उसको हटा दिया, पूरे हुए और आपने हटा दिया, केस चलता रहा। उसके बाद अब केस मान लीजिए हटा दिया, वो बेल पर बाहर आया, तो क्या फिर वो एंटाइटल हो जाएगा बनने के लिए? पहली बात। दूसरा, अगर वो बरी हो गया तो उस केस में क्या होगा? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया? बिल्कुल। तो ये भी प्रोविजन एक अच्छा उन्होंने सजेशन दिया, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ। तो जिस तरह चिराग बता रहे हैं कि इस मामले में एक पेच ये भी फंसा है, जो कि अभी चिराग ने बताया कि अगर जिस आदमी को पद से हटाया गया, जिस राजनेता को एक मंत्री पद से या मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वो 30 दिन जेल में रहा और उसके बाद अचानक अदालत जो है उनको निर्दोष पाती है, उन्हें ज़मानत मिल जाती है या वो बरी हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर ये कानून क्या करेगा, क्या होगा? क्या उन्हें वापस कुर्सी मिल पाएगी? क्या वापस वो उस पद पर जा पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर इस पूरे खबर पर, इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए रहेंगे और इस मामले से जुड़ा हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर